क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इतिहास के सिलेबस में हमने क्या क्या देख लिया, चलो एक बार रिकैप करते हैं। पहले हमने देखा सुमेरियन सभ्यताएं, फिर हमने देखा एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन साम्राज्य, फिर हमने देखा इस्लामी साम्राज्य, और उसके बाद यायावर साम्राज्य, और फिर सामंतवाद को भी देखा। और फिर हमने देखा कि मानवतावाद आने से इटली का पुनरुत्थान कैसे हुआ और उससे यूरोपियन सभ्यता पर क्या इम्पैक्ट हुआ। और आज हम आ गए हैं चैप्टर 8 पे, जो है संस्कृतियों का टकराव। कौन सी संस्कृतियों का? अब तक तो हम एशिया और यूरोप करते ही आए हैं। तो आज हम चलेंगे साउथ अमेरिका, और पहली वीडियो में हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन सी जनजातियाँ थी, उन रहन सहन कैसे था, उनकी संस्कृति कैसे थी। और जो हमारा सेकंड पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें हम देखेंगे कि यूरोप की संस्कृतियाँ जब आई तब दोनों संस्कृतियों में टकराव क्या हुआ और रिजल्ट क्या हुआ। तो चलो आज हम पार्ट 1 देखेंगे और चलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हम 5 पोर्शंस में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले मध्य अमेरिका का पूर्वी भाग, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, उसके बाद मध्य अमेरिका, और फिर दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग। तो चलो नंबर 1 पे हम पहुंचते हैं, मध्य अमेरिका का पूर्वी भाग। इस एरिया को कहते हैं कैरिबियन सी। यहाँ के समुद्र में बड़े सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और इन सबको मिला के कहते हैं टोटल एंटील्स। तो एक जो कुछ आइलैंड्स थे जिनको कहते थे लेसर एंटील्स या लघु एंटील्स, और यहाँ रहते थे आरावक लुकायो नाम की एक जनजाति। बड़ी ही शांतिप्रिय जनजाति थी, आराम से रहते थे। वहाँ पे पहुँचे करीब नाम की एक जनजाति जो बड़े ही खूंखार थे। उन्होंने आरावक को ऐसा खदेड़ा कि आरावक सब निकल के चले गए दूसरी तरफ, और वो पहुंच गए ग्रेटर एंटील्स में, जिसको आज हम कहते हैं बहामास, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये सारी थी ग्रेटर एंटील्स। यहाँ जाके आरावक जनजाति बस गई। आरावक जनजाति बहुत ही शांतिप्रिय थी और ये ना एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में रहना पसंद करते थे। इनका बुजुर्गों का काउंसिल होता था, एल्डर्स काउंसिल। बुजुर्ग ही सारे डिसीजन लेते थे और बाकी लोग उनकी बात मानते थे। वहाँ बहुविवाह का प्रथा था और ये लोग थे एनिमिस्ट, या ये जीव को पूजते थे। और इनके जो पुरोहित थे उनको कहते थे शमान, या वो इनके लिए प्रार्थना करवाते थे, उनके मुश्किल आसान के लिए कई क्रियाकर्म वगैरह करते थे। और इनका खाना पीना कैसे होता था? ये खेती बाड़ी खूब करते थे, एक कृषि प्रधान था, और वो उगाते थे मक्का, आलू और कसावा। खेती भी सामूहिक थी और समुदाय के सारे लोग शांति से बंटवारा करके आराम की जिंदगी जीते थे। और ये थे कुशल नाविक। ये बड़े बड़े पेड़ों के जो ट्रंक्स थे उसको हॉलो करके इसके अंदर से नाव बनाकर चलते थे, और ये समुद्र में जाके मछली मारते थे, नदियों में मछली मारते थे। और इनकी बुनाई शिल्प ये भी बहुत देखने लायक थी। यहाँ ने इनको धातुवद विद्या का पता था, मेटलर्जी का पता था, और ये सोना चांदी ये चीज़ें खूब निकालते थे और उसके आभूषण बना के पहनते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कप, ग्लास, प्लेट ये सब सोने चांदी के बनते थे। लेकिन ये इन सोने चांदी वगैरह से इनका बहुत कुछ लगाव नहीं था। अगर इनको कोई एक चमकता हुआ मुनका दे दे तो वो आराम से अपने सोने का नेकलेस दे के वो एक मुनका ले लेंगे उनसे। इतने ही सिंपल अलोक थे वहाँ के। तो हमने आरावक को हलो बोल दिया। अब हम चलेंगे आगे, हमें बोलना है हलो तुपिनाम्बा जनजाति से। ये कहाँ पे है? आप चले आइए दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, और ये देश देखो ब्राज़ील। ब्राज़ील यानी कि फुटबॉल, इज़ इट राइट? पर हम जिस बात की ब्राज़ील की बात कर रहे हैं वो है 16वीं सेंचुरी से पहले वाली ब्राज़ील। और यहाँ रहती थी तुपिनाम्बा नाम की एक बड़ी ही शांतिप्रिय जनजाति। इनके पास मेटलर्जी विद्या नहीं थी, तो एज अ रिज़ल्ट ये पेड़ नहीं काट सकते थे, ये बहुत ज़्यादा कृषि भी नहीं करते थे। लेकिन प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ब्राज़ील इतना फल मूलों से समृद्ध देश है। समुद्र में मछली, नदियों में मछली, तालाबों में मछली, तो लोग बड़े खुश रहते थे। न राजा न टैक्स, न सेना न चर्च, न पुरोहित न कुछ, खसते गाते खुशी मौज मनाते ये लोग रहते थे। क्या आप जानते हो ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? इसलिए कि यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं जिसका नाम है ब्राज़ील। इस पेड़ का ही नाम ब्राज़ील है, और इस पेड़ का फ्रूट देखो अखरोट की तरह है ना। तो हमने देखा आरावक ट्राइब और हमने देखा तुपिनाम्बा ट्राइब, और दोनों ही बड़े सिंपल तरीके के रहने वाले। लेकिन ये गलत होगा सोचना कि दक्षिण अमेरिका के सारी जनजाति ऐसे थे। जो मध्य अमेरिका का पोर्शन था वहाँ बड़े ही स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ राज व्यवस्था वाली जनजातियाँ थी। चलो हम शुरू करेंगे मध्य अमेरिका से, जिसको आज हम मेक्सिको कहते हैं।
यहाँ की जो जनजाति थी, यहाँ बड़े सारे अलग अलग किस्म के जनजाति थे। कोई 11th-12th सेंचुरी में नॉर्थ यानी कि आज जो अमेरिका है वहाँ से एज़टेक नाम की एक जनजाति नीचे आई, और ये ना सेना के साथ आई और इन्होंने जो लोकल जनजातियाँ थी उन सबको हरा दिया, इन सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इनसे वो टैक्स लेने लगे। जो टैक्स नहीं देता था उसको सेना का सामना करना पड़ता था। एज़टेक जनजाति के जो मेन देवता थे उनका नाम था मेक्सिटिली, और उन्हीं के नाम पर ये जो मध्य अमेरिका का घाटी वाला पोर्शन है इसका नाम पड़ा मेक्सिको। याद रखना, ये एक सेना आधारित सिविलाइजेशन थी, क्योंकि उन्होंने लोकल जो जनजातियाँ थी उन सबको दबा दिया था। ये इनकी जो समाज थे ये एक श्रेणीबद्ध समाज थी, पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर थे कुलीन वर्ग, जिसमें थे पुरोहित और अमीर लोग। ये अपने में से एक राजा चुनते थे जो ज़िंदगी भर राजा रहता था। फिर आता था एक वर्ग जिसमें व्यापारी, अध्यापक, दार्शनिक, चिकित्सक, वकील, ऐसे लोग। और फिर जो निम्न वर्ग था उसमें थे कामकाजी लोग और दास। आप सब इतिहास के छात्र हो। इतनी सारी सिविलाइजेशन जो हम पढ़ चुके हैं, सुमेरियन, रोमन, अरबी सिविलाइजेशन, यायावर सिविलाइजेशन, सामंतवाद, इस सब में हमने क्या देखा? यही तो 3 डिविजन्स बनती हैं सोसाइटी की। सबसे ऊपर अमीर वर्ग और पादरी वर्ग, बीच में जो प्रोफेशनल लोग, और नीचे कामकाजी लोग और दास। तो ये हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कि आप देखो कि 3000-4000 साल की हम जब देख रहे हैं, समाज एक ही तरह से बंटता है। Isn't it fascinating? एज़टेक जनजाति जो थे, ये कॉमन लोग थे, ये कृषि करते थे। कृषि करेंगे कहाँ पे? मैप को अच्छी तरह से देखो, सरकी सी तो ज़मीन है और इस पे थे बड़े सारे लेक्स, रिवर्स वगैरह, तो ज़मीन बहुत ही कम थी। तो इन्होंने शुरू किया लैंड रिक्लेमेशन। कैसे किया? सरकंडों से चटाई बुनते थे, मोटे मोटे चटाई, इसको पानी पे डाल देते थे, उसके ऊपर मिट्टी, उसके ऊपर पत्ते, इससे बनता था एक कृत्रिम टापू जिसका नाम था चिनम्पा। और इस चिनम्पा पे खूब सारा एग्रीकल्चर होता था। ये देखो पिक्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बड़े बड़े पिरामिड बनते थे, बड़े बड़े मंदिर बनते थे। ये थे सूर्य के उपासक, सूर्य देवता के उपासक, और थे युद्ध के देवता के उपासक। जानते हो ना, सेना आधारित थी, बार बार इनको विद्रोह दमन करना पड़ता था, इसलिए ये युद्ध के देवता को भी बड़ा मानते थे। उन्होंने तो चिनम्पा पर, आर्टिफिशियल आइलैंड पर, एक पूरा शहर बना दिया। ये देखो शहर, इसका नाम था टेनोक्टिटलान। एज़टेक लोग शिक्षा पर, एडुकेशन पर खूब जोर देते थे। जो अमीर वर्ग थे वो अपने बच्चों को एक स्पेशल स्कूल जिसका नाम था कलमकाक, वहाँ भेजते थे। वहाँ उनको तैयार किया जाता था प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, सेना में सीनियर ऑफिसर बनने के लिए। और जो आम आदमी थे वो पड़ोस का स्कूल होते थे, तेपोकल्ली। तेपोकल्ली में पढ़ाया जाता था धर्मशास्त्र, संगीत, थोड़े पुराण, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और ये बच्चे बड़े होकर बनते थे, या तो कृषक बनते थे, या सैनिक बनते थे, या व्यापारी बनते थे। मैंने बच्चों बोला ना, पर मुझे ये बोलना चाहिए था मेल बच्चे, पुरुष बच्चे, क्योंकि जो लड़कियां थी उनको ये सब चीज़ों से दूर रखा जाता था। लड़कियां केवल उनको तैयार किया जाता था घर संभालने के लिए। 11th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक एज़टेक साम्राज्य खूब बोलबाला रहा, पर 16th सेंचुरी में ये दुर्बल पड़ने लगा। और इसी समय स्पेन से सारे नाविक और सैनिक आने लगे, और फिर दोनों संस्कृतियों का क्या टकराव हुआ ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। मेक्सिको का एक और हिस्सा है, ये देखो, ये एक पठार की तरह, एक पेनिनसुला की तरह निकला है, और इसको कहते हैं युकाटान पेनिनसुला। और यहाँ जो लोग रहते थे इनको कहते थे मायन सिविलाइजेशन। ये बड़े बिल्डर्स थे, ये क्या बड़े बड़े भव्य पिरामिड बनाए हैं इन्होंने। चिचेन इट्जा नाम का एक पिरामिड है जिसको देखने तो पृथ्वी से लोग, सारी पृथ्वी से लोग जाते हैं। यहाँ का जो कृषि था, इसमें जो पैदावार होती थी, मक्का का क्या पैदावार। और जब इतना पैदावार होता था तब लोगों के पास बहुत फ्री टाइम भी मिल जाता था। फ्री टाइम में एक तो वास्तुकला पे देते थे, फिर उन्होंने मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट किया। ये देखो, ये है उस समय का गणित, मायन मैथमेटिक्स। देख रहे हो 1 2 3 4 का कैसे सिंबल्स दिए गए हैं। और इसको देखो, ये है मायन राइटिंग। मायन राइटिंग जो था वो एक चित्र राइटिंग था, पिक्टोरियल राइटिंग था। इसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, अगर पाते तो ये सारी किताबें हम पढ़ सकते थे। और उनको वहाँ से हमें मिला है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी के एविडेंसेस। ये पिक्चर देखो, ये देखो, आँख में दूरबीन लगा के देख नहीं रहा है ग्रह नक्षत्र को। तो ये मायन सिविलाइजेशन कितनी इवॉल्व थी इसके बारे आप सोचो, और वो भी 16th सेंचुरी से पहले। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर, पेरू नाम के देश पे। यहाँ रहती थी इनका जनजाति, जिसका लैंग्वेज था केचुआ। इनको केचुआ जनजाति भी कहा जाता था।
12वीं शताब्दी में इनका जनजाति के प्रथम राजा, जो प्रथम सम्राट थे मांको कुपाक, इन्होंने कुस्को नाम के शहर में राजधानी एस्टैब्लिश की। जो 9th एम्परर थे उनका नाम था पाचाकुटी। पाचाकुटी के टाइम पे बहुत विस्तार हुआ। इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिले, ये पूरा एक 3000 किलोमीटर का साम्राज्य इन्होंने बनाया, जिसमें कोई 10 लाख लोग बसते थे। कितने सारी जनजातियाँ थी जिनको इन्होंने कॉन्कर किया। पर इन्होंने एक बड़ा इंटेलिजेंट काम किया। इन्होंने जनजातियों को एक संघ बनाया। उन्होंने कहा तुम जैसे अपना कामकाज करते थे वैसे ही करो, पर आपकी टोटल शक्ति, जो मेन शक्ति है, वो मेरे से आपको मिलेगी। तो जनजातियाँ राजा को कर देते थे, वो राजा को सेना के लिए देते थे, और राजा जिस जनजाति के काम से खुश थी उसको प्राइज भी मिलता था। ये सारे राजा की कोशिश थी कि सारे जनजातियों को अपने कल्चर में मैं मिला लूँ, और वो उन्होंने उनसे कहा कि हमारा जो राजकीय भाषा होगा वो होगा केचुआ। ये एक कृषि आधारित सभ्यता थी। मैप पे जरा देखो तो एक ऐसी एक पतली सी सरकी सी देश है, और उसमें भी पहाड़ भरे हुए। कृषि कहाँ करेंगे? इसलिए इन्होंने शुरू किया पहाड़ों में सीढ़ीदार एग्रीकल्चर, स्टेप एग्रीकल्चर। स्टेप्स काट काट के उस पर ड्रेनेज और इरिगेशन दोनों की बहुत अच्छी व्यवस्था की। और ये उगाते क्या थे? कितने किस्म के मक्का, देखो जरा, कभी देखा है इतने सारे मक्का? बिल्कुल ज्वेलरी की तरह नहीं लग रहा। और उगाते थे आलू। कभी आपने लाल आलू देखा है? बैंगनी आलू देखा है? वहाँ मिलते हैं। वो पशुपालन भी करते थे। पशुओं में थे लामा, जिनके से ऊन मिलता था, दूध मिलता था, मांस मिलता था, और इनसे श्रम भी करवाते थे। इनकी वीविंग, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, ये तो एकदम बहुत ही शानदार थी। और साथ साथ ये बहुत ही बढ़िया उच्च कोटि के बिल्डर्स थे। ये जो इतनी बड़ी देश है 3000 किलोमीटर की, इसको इन्होंने कनेक्ट किया। और ये माउंटेनस रास्ता है, सीधा कोई प्लेन नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता था। इसको इन्होंने सड़कों से कनेक्ट किया, ब्रिज बना के कनेक्ट किया। इनकी जो बिल्डर की शिल्प थी वो इतनी ही उच्च कोटि की थी। देखो जरा, हर पत्थर इतना स्मूथली कटता था कि एक पत्थर दूसरे के साथ बगल में जुड़ जाता था। उसके बीच में आपको चूना, गारा, ऐसा कुछ भी नहीं डालना पड़ता था। इस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। राजा पाचाकुटी ने एंडीज पहाड़ में माचू पिचू नाम का शहर बनाया। ये शहर बाद में लुप्त हो गया था। 18th या 19th सेंचुरी में इसको फिर से खोज के निकाला गया, और आज विश्व भर से टूरिस्ट जाते हैं माचू पिचू शहर देखने के लिए। तो सोचो, आज इतना शानदार है तो उस वक्त कितना शानदार रहा होगा। यहाँ थे बड़े बड़े महल, यहाँ थे सूर्य उपासना के मंदिर, क्योंकि वो सूर्य के उपासक थे। चलो एक नज़र डालते हैं इनके प्रशासनिक ढांचे पर। वो था पिरामिड के आकार में, सबसे ऊपर राजा और सारी शक्तियाँ इनके पास केंद्रीकृत, और उनके नीचे थे अलग अलग जनजातियाँ, अलग अलग ट्राइब्स। हर ट्राइब का अपना एल्डर्स काउंसिल, बुजुर्गों का काउंसिल, और वो अपना कामकाज करते थे। पर मेन शक्ति राजा से मिलती थी। राजा को हटा दो तो पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और जब स्पेन के लोग आए यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, ये फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने 5 जनजातियों के बारे देखा। एक बार फिर से देखो। मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हमने देखा अरावक, फिर हमने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे देखा तुपिनाम्बा, और हमने मध्य अमेरिका में देखा एज़टेक और माया, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम हिस्से में हमने देखा इनकन सिविलाइजेशन। बड़ी शांति से अपना जीवन जी रहे थे। 16वीं सदी में यूरोप से जहाज़ें आने लगी, और फिर जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, अगला वीडियो के लिए वेट करो। तो आज का सारांश था, हमने जो सारी जिन जनजातियों के बारे में जाना। इतिहास कहानी की तरह है। इन जनजातियों को भी कहानी की तरह याद रखोगे तो नो प्रॉब्लम, बहुत सुंदर से सुंदर आप आंसर लिख सकोगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे